Welcome back to our YouTube channel Sahil Thakur Jammu. Friends, please do like, share, comment and please do subscribe our channel and press the bell icon to get further updates. This lecture is of Indian polity. As you know, we have started Indian polity marathon for UPSC, JKPSC, PSC, Assistant Registrar and other state competitive exams. These are free lecture series on Indian polity. सो आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कि क्यों हमें डिमांड पड़ी। 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय था जिसने ये आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इंडिया के लिए। ये कौन था? एक पायनियर था कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। और आपको पता है इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था और 1935 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। किस लिए? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया जाए। फिर क्या हुआ? उसके बाद 1938 पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने ये आइडिया दिया। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया और 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनना चाहिए लेकिन कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस इसमें नहीं होनी चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे बनेगी वो भी अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वोटिंग के ऊपर ही वो बनेगी, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेलेक्ट होगी। और ये जो इनकी डिमांड थी ये फाइनली एक्सेप्ट हुई थी 1940 में। ये ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड एक्सेप्ट की थी 1940 में। उसको क्या कहा जाता था? अगस्त ऑफर भी कहा जाता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ? 1942 में जो थे स्टैफर्ड क्रिप्स, वो एक प्लान लेके आए, ड्राफ्ट फॉर प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। जैसे आपको पता है कि 1939 से 1945 के बीच में क्या हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आपका जब ख़त्म होगी तो उसके बाद हम आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, वो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना चाहते थे ये लोग। लेकिन इसको किसने रिजेक्ट किया? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग क्या चाहते थे उस टाइम? मुस्लिम लीग चाहती थी कि इंडिया जो है ये डिवाइडेड होना चाहिए 2 ऑटोनॉमस स्टेट्स में और इन दोनों की सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होनी चाहिए। तो फिर वो जो 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स जो आए थे, वो प्रपोज़ल तो रिजेक्ट हो गया। फिर एक कैबिनेट मिशन भेजा गया इंडिया में। उसने भी ये रिजेक्ट किया कि हम नहीं, कोई 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं हम लोग देंगे। उसने भी सिंगल ही आगे एक फोर्थ मतलब सिंगल ही आइडिया एक्सेप्टेंस की। वो मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट की नहीं की, वो मोर और लेस सेटिस्फाइड बाय मुस्लिम लीग। और वो ना तो उनने एक्सेप्ट की थी और ना उनने उसको ज्वाइन किया था। क्योंकि एट द एंड मुस्लिम लीग का मेन मकसद या मेन मोटो ही था कि इंडिया टू बी डिवाइडेड इन 2 ऑटोनॉमस स्टेट इन द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो वो इस जो इनका था सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्लान को, इसलिए उन्हें मोर और लेस सेटिस्फाइड बाय मुस्लिम लीग कहा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन क्या क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। जो असेंबली बनाई गई, फिर उनने जो उनका प्लान कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट हुआ उसके 1946 में, उसके अंडर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोजिशन क्या हुई और उसकी फीचर्स हम लोग अब पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। जो फर्स्ट फीचर है इसका, फर्स्ट फीचर में उन्होंने कहा द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389। कितनी होनी चाहिए? 389। 296 सीट्स वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, 93 सीट्स टू बी द प्रिंसली स्टेट्स। कितनी होनी चाहिए? टोटल होनी चाहिए 389, उसमें से 296 किससे होनी चाहिए? ब्रिटिश इंडिया से होनी। 93 कहाँ से होनी चाहिए? प्रिंसली स्टेट से होनी चाहिए। आउट ऑफ 296, जो ये 296 सीट्स थी जो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की थी, 292 मेंबर्स वर टू बी ड्रॉन फ्रॉम 11 गवर्नर प्रोविंसेस। उस टाइम 11 गवर्नर प्रोविंसेस होती है और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होती थी। 292 कहाँ से आनी चाहिए? 11 गवर्नर प्रोविंसेस से और 4 कहाँ से आनी चाहिए? चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस से आनी चाहिए। एक 4 थी, एक उन सब से आनी चाहिए थी।
एंड और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट क्या, ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वर टू बी अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू द रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, रफली 1 सीट वर टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। हर 10 लाख लोगों के लिए उनने कितनी सीट दी हुई थी, 1 सीट दी हुई थी। थर्ड पॉइंट आ गया, सीट अलॉटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड अमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़। जो सीट्स अलॉट की थी उनने 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ के बीच में की थी, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। जनरल क्या क्या आ गए, जिसमें मुस्लिम और सिख्स नहीं इंक्लूड होंगे। उसके बाद जो बाकी सारी कास्ट वो जनरल में आ गई, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। जैसे 10 लाख सिख के ऊपर उनने दे दी 1 सीट, 20 लाख सिख के ऊपर 2, ऐसे करके, ऐसे ही जनरल की 10 लाख के ऊपर 1, ऐसे वैसे करके दे दी। फिर फोर्थ पॉइंट आ गया, the representative of each community were to elected by the members of that community in the provincial legislative assembly, and voting was to be made by the method of proportional representation by means of single transfer। मतलब सिंगल वोट डाल जाए और जिस कम्युनिटी का जो होगा वो उसी कम्युनिटी का उसको सेलेक्ट करेगा। जैसे आपने कॉमनल रिप्रेजेंटेशन सुना था, जैसे मुस्लिम्स को सेलेक्ट करेंगे, सिक्स को करेंगे और जनरल को सेलेक्ट करेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट आ गया, The representatives of princely state were to be nominated by head of princely states। और जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रिंसली स्टेट से आएंगे वो उनको कौन नॉमिनेट करेगा, वहाँ का जो हेड होगा प्रिंसली स्टेट्स का, ब्रिटिश इंडिया का नहीं, प्रिंसली स्टेट्स में जो 90 कितनी उन्होंने बोला था 3 सीट्स के लिए बोला था कि 93 सीट्स कहाँ से होनी चाहिए, प्रिंसली स्टेट्स। ये कौन नॉमिनेट करेगा, ये नॉमिनेट करेगा वहाँ का हेड करेगा, टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, वहाँ का हेड नॉमिनेट करेगा। ये भी याद कर लेना। It is thus clear that the constituent assembly were to be partially elected and partially nominated। अब उन्होंने कहा, इससे ये पता चलता है हम लोगों को कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड। जैसे प्रिंसली स्टेट्स से 93 उन्होंने बोला कि वो आप नॉमिनेट करेगा जो उनका हेड होगा, तो ये इसको हम ये नहीं बोल सकते कि टोटली इलेक्टेड थी, ये एक पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी थी। मोर ओवर द मेंबर्स वर टू बी indirectly elected by the members of provincial assemblies who themselves were be elected on limited franchise। और ये भी हम बोल सकते हैं कि जो द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ, मतलब लोग नहीं उनको इलेक्ट कर रहे थे, कौन इलेक्ट कर रहे थे, मेंबर्स टू बी मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के उनको इलेक्ट कर रहे थे। और वो उनको किसने इलेक्ट किया था, आपने देखा था पहले बहुत लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, 10% लोगों को वोटिंग राइट्स दिए थे। उससे पहले जिनकी जो एडुकेशन अच्छी थी या जो टैक्स भरते थे या जो लोग थे वो 2-3 टाइप के लोगों को ही वोटिंग राइट दिया जाता था। उसके बाद 10% लोगों को ही वोटिंग राइट था। वो जो उन लोगों ने मेंबर्स चूज़ किए थे वो आगे यहाँ असेंबली के लिए मेंबर्स चूज़ कर रहे थे। The election of the Constituent Assembly for 296 seat allotted to the British Indian province were held in July-August 1946। 93 प्रिंसली स्टेट्स वाले तो नॉमिनेट हो गए, लेकिन जो 296 सीट्स थी इसकी क्या हुआ, इलेक्शन कब हुआ, जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ। और उसमें क्या हुआ, जो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वन 200 सीट्स और मुस्लिम लीग 73 सीट्स ली थी। और ये इतना ज़रूरी नहीं हमें किसने, मुस्लिम लीग ने कितनी सीट्स ली थी, रिमेनिंग कांग्रेस ने 208 सीट ली थी और कांग्रेस और 93 हाउएवर द 93 सीट लॉटेड इनटू द प्रिंसिपल नॉट फिल्ड। और ये 93 सीट्स थी जी वो ये फिल नहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम ये ज्वाइन नहीं हुई। लेटर जाके हम आगे पढ़ेंगे कि ये भी ज्वाइन हो गई थी 1947 के आसपास, ये भी ज्वाइन हो गई थी, लेकिन उस टाइम ये जो सीट्स थी तो प्रिवर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं आए वो लोग, लेकिन कांग्रेस ने कितनी सीट्स ली थी, 208। ये याद रखने वाली चीज़ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ, डायरेक्टली तो वोट नहीं हुए, अब जैसे मैंने बोला आपको मेंबर्स नहीं चूज़ किए, लेकिन इसमें ये एक चीज़ ये थी कि इसमें सब सोसाइटीज़ के लोग कवर थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, SCs, STs और इवन वुमेंस भी थी हर सेक्शन की। इस असेंबली के जो असेंबली इंक्लूडेड और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया एट द टाइम विद एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, और एक एक्सेप्शन थी महात्मा गांधी ने, बाकी इसकी में सारी नॉन पर्सनैलिटीज़ थी इस असेंबली में। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वर्किंग में क्या आता है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो इलेक्ट होगी, 208 सीट्स किसने ले ली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई। उनकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई, 1946 में। द मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द मूवमेंट। और उसने ऑब्वियसली बात, स्टार्टिंग से मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, एक इंडिपेंडेंट इंडिया को
टू ऑटोनॉमस स्टेट्स में डिवाइड करना। तो उनने कहा कि सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान चाहिए। द मीटिंग वॉज द स्टैंडर्ड ओनली बाय 211, 208 उन लोगों ने सीट्स जीती थी, 3 और लोग थे, लेकिन बाइकआउट किसने की? मुस्लिम लीग ने। जो इस मीटिंग में क्या हुआ, डॉक्टर सचिनंदना सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। इन्होंने क्या किया, एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना लिया असेंबली का। उसके बाद किसको बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बहुत जो बाद में जाके हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। सिमिलरली बोथ H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी वर इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबलीज। इन अदर वर्ड द असेंबली हैज़ 2 वाइस प्रेसिडेंट्स। तो असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट कितने हुए? 2 थे उस टाइम। फिर इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किया? ऑन दिसंबर 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिक रेवोल्यूशन के अब हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर कैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैसे बनाएंगे वो एक मूव किया इन्होंने। कब? 1946 में। रेजोल्यूशन पास कब हुआ? जनवरी 22, 1947 में ये क्या हो गया? रेजोल्यूशन पास हो गया जो उसने मूव किया था। It influenced the eventual shaping of constitution through all subsequent stages. It was modified form of preamble of the present constitution. और आज ये क्या है? modified version क्या है? preamble of present constitution का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस बाय इंडिपेंडेंट। अब उसको पता है कि इसके बीचों बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 भी आया था। तो हम पढ़ेंगे चेंजेस बाय इंडिपेंडेंस एक्ट, 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट भी आया था इसके बीच में कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली हुई थी। The representative of princely states who has stayed away from the constitution gradually joined it. कितनी देर अलग रहेंगी, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। ऑन अप्रैल 20, 1947 द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 स्टेट्स वर द पार्ट ऑफ असेंबली। 6 स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो असेंबली के पार्ट हो गए। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंट बैटन प्लान का जो जून 3, 1947 में आया था, उसने लाया था जो वही अलग किया था इंडिया पाकिस्तान 2 डोमिनियन आए थे पार्टीशन ऑफ कंट्री को। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसली स्टेट्स टुक देयर सीट्स इन द असेंबली। और मैक्सिमम जो प्रिंसली स्टेट्स की जो मेंबर्स थे उनने असेंबली में सीट्स ले ली। द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम इंडियन डोमिनियन आल्सो इंटर द असेंबली। और मुस्लिम लीग के भी जो इंडियन डोमिनियन के लोग थे, जो इंडियन डोमिनियन के मुस्लिम लीग के लोग थे, वो भी असेंबली में आ गए। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन पोजीशन ऑफ असेंबली। और इसकी वजह से क्या, इंडिपेंडेंस एक्ट आने की वजह से क्या चेंजेस हुई? जैसे ही आपको पता इंडिपेंडेंस मिली तो पाकिस्तान की डोमिनियन बनी, कुछ लोग मुस्लिम लीग के मेंबर्स तो वहाँ चले गए, लेकिन जो इंडियन डोमिनियन में रह गए तो वो लोग कहाँ ज्वाइन हो गया कि असेंबली में बैठ गए। और साथ में जो प्रिंसली स्टेट्स के पहले जिन्हें ज्वाइन नहीं की थी, मैंने आपको पहले बताया कि बाद में वो लोग ज्वाइन करेंगे, उनने इसके बाद वो भी आके असेंबली में बैठ गए। उससे क्या चेंजेस आई वो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज 1 by 1 करके। फर्स्ट आ गया, दी असेंबली वाज मेड फुल सॉवरन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक सॉवरन बॉडी बन गई जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती, जो इसको अच्छा लगता था। दी एक्ट एम्पावर्ड, अच्छा लगे या जैसा जो इसको प्लीज़ करे वो कोई भी ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती है। एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू अबॉर्गेट और अल्टर, क्योंकि उस टाइम इंडिपेंडेंस मिल गया। इंडिपेंडेंस ने उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनको बोला कि आप कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, इवन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी रिपील कर सकते हो। तो ये असेंबली अब किसी एक्ट, किसी लॉ को भी रिपील कर सकती थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के रिलेशन में बनाया हुआ था। सेकंड क्या हो गया, द असेंबली आल्सो बिकम द लेजिस्लेटिव बॉडी। और असेंबली क्या बन गई? लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई। एक तो उसके क्या काम आ गए, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी असेंबली भी थी और दूसरी लेजिस्लेटिव बॉडी भी। 2 उसको काम मिल गए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था फ्री इंडिया का, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर भी चलाना था कंट्री का जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता। 2 काम उसके थे। दीज 2 टास्क वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डे। और उनने क्या कर दिया कि ये 2 जो काम हो गए इनके लिए अलग अलग डेज हो गए। ऐसा नहीं होगा एक ही दिन में दोनों काम बारी बारी किए जाएंगे। उन्होंने सेपरेट डेज हर एक काम के लिए, कुछ डेज के लिए एक एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी बिहेव करेगी और कुछ डेज में वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिहेव करेगी। दस द असेंबली बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। वेन एवर द असेंबली मेट एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी होती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, उस टाइम वो उसको कौन हेड करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी होती थी कोई लॉ बनाने के लिए कुछ, उस टाइम क्या होता था? डॉक्टर चेयर बाय जीवी मवलनकर उसको चेयर करते थे। दीज 2 फंक्शन कंटिन्यूड टिल नवंबर 26, 1947 व्हेन द टास्क ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर। नवंबर 26, 1949 में ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन का जो टास्क था वो ख़त्म हो गया। आपको पता है उस टाइम इनैक्ट भी हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। पूरा कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को
उस दिन ये इनका मतलब डबल रोल ख़त्म हो गया। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं रही। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, द मुस्लिम लीग मेंबर्स हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडिंग पाकिस्तान विथड्रू फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम इंडिया। अब जैसे मुस्लिम लीग के मेंबर्स जो कहाँ थे पहले, इंडियन डोमिनियन थे, उनको इंडिया में ज्वाइन करना पड़ा। वैसे ही कुछ जो पहले ऑलरेडी ज्वाइन थे पाकिस्तान डोमिनियन के, तो उनने विथड्रू कर दिया कहाँ से, इंडिया वाली से। कॉन्सिक्वेंटली द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली केम डाउन टू 299 एज अगेंस्ट 389। तो कितनी होगी वो 299 पे होगी जब इंडिपेंडेंस मिली, जब दो डोमिनियन बन गए तो उस टाइम 389 से आके कहाँ पहुँच गई ये बात 299। ओरिजिनली फिक्स्ड इन 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या था 389, लेकिन कहाँ पहुँच गई 299। The strength of Indian province were reduced from 296 to 229 and those princely states from 93 to 70। फिर क्या किया उन लोगों ने इसको कोप अप करने के लिए, जैसे पहले उन्होंने बोला था ब्रिटिश इंडिया उस टाइम बोला था, लेकिन जो इंडियन प्रोविंस से उन्होंने 296 को करके 229 कर दिया, और प्रिंसली स्टेट्स जो अदर थी उसको 93 से करके 70 कर लिया कि 70 हम लोग प्रिंसली स्टेट से आ रही है और 229 हमारी कहाँ से आ रही है, जो पहले उसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं उसको फिर क्या लगभग बोला इंडियन प्रोविंस बोल रहे, वहाँ से कितनी आ रही है 229। उनने इसको चेंज कर दिया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और जो फंक्शंस थे वो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किए अपने व्हेन एवर जो 1946 से लेके 1949 तक जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी तब तक उन्होंने कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए हुए हैं। फर्स्ट वन, इट रेटिफाइड द इंडियन मेंबरशिप फॉर कॉमनवेल्थ इन 1949। उन्हें 1949 में जो कॉमनवेल्थ में इंडिया की मेंबरशिप थी उसको रेटिफाई किया। सेकंड, इट अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करो, ऑब्जेक्टिव में याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। एक तो इनने ये रेटिफाई किया इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ में। दूसरी क्या की इनने, इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947। ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन इंडिया अडॉप्टेड इट्स नेशनल फ्लैग, कब, जुलाई 22, 1947 में। थर्ड क्या किया, नेशनल एंथम जनवरी 24, 1950 में, और नेशनल सॉन्ग भी कब किया, जनवरी 24, 1950 में। और क्या किया, इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनवरी 24, 1950। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये तो उसके प्रेसिडेंट भी बनाए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो चेयर करते थे और बाद में प्रेसिडेंट बन गए थे। ये 26 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था जनवरी 24 को। ये इन्हें क्या क्या किया था, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था। इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कितना टाइम लगाया, 11 सेशन लिए इन्हें, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैज़ गॉन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर कंसिडर्ड फॉर 114 डेज। ये अब क्या, इतना हमने क्या खर्चा कितना हुआ, इतना देना 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में से गए, और एस्टिमेटेड खर्चा क्या हुआ इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और ऑन जनवरी 24 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज इस फाइनल सेशन का हुआ था जनवरी 24, 1950। इट हाउएवर डिड नॉट एंड कंटिन्यूड एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26, 1950 टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट ऑफ द जनरल इलेक्शन 1951, 1952 तक ये चलता रहा सेशन। अब हम पढ़ेंगे कमेटीज़ कौन कौन थी इसमें। 8 कमेटीज़ थी। The Constitutional Assembly appointed a number of committees to deal with the different tasks of constitution. Out of these 8 were major, 8 मेजर हैं, बाकी बहुत सारी थी। एक थी यूनियन पावर कमेटी, फिर आगे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये जो ये आगे नाम लिखे ये इनके चेयर करते थे इनको। ड्राफ्टिंग कमेटी के BR अम्बेडकर थे, एडवाइजरी कमेटी के सरदार पटेल थे, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे, स्टेट्स कमेटी को जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी कभी हो सकता किस्मत अच्छी ना हो तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और माइनर कमेटीज़ के बारे में भी आप लोग पढ़ लेना, अपनी लक्ष्मीकांत में ये होगा। फिर आ गया ड्राफ्टिंग कमेटी, भी इसमें दी है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन था। आफ्टर अमंग ऑल द कमेटीज कॉन्स्टिट्यूशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। वो कब सेटअप हुई थी, 1947 में। किसके कितने मेंबर्स थे, विद इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। मैंने आपको बोला कि वो चेयर किसने की थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, फिर इसका N गोपाल स्वामी अयंगर, लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, ये शायद बाद में चीफ जस्टिस भी रहे हुए हैं, डॉक्टर सैयद मोहम्मद सदुल्ला, और ये सारे पढ़ लेना आप, नाम नीचे दिए गए। ये भी क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे।
हेड कौन था इसका याद रखना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनैक्ट कब हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली इन नवंबर 4 1948। फर्स्ट रीडिंग कब हुई थी, 1948 नवंबर 4 को। दी असेंबली हैड ए जनरल डिस्कशन फॉर 5 डेज। कब तक, नवंबर 9 1948 तक 5 दिन की इसकी जनरल डिस्कशन चली। और सेकंड रीडिंग कब हुई, नवंबर 15 1948 को। फिर एंडेड कब हुई, अक्टूबर में ख़त्म हुई। ड्यूरिंग स्टेज एजमेंट 753 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड एंड 2473 वर एक्चुअली डिस्कस इन दी। बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई, बहुत सारी डिस्कस हुई। थर्ड रीडिंग इसकी नवंबर 14 1949 को हुई। और उसके बाद आउट ऑफ 299 मेंबर्स द असेंबली। और उसके बाद क्या हुआ कि द मोशन ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ट। कब ये जब नवंबर 14 1949 में इसको रीडिंग थर्ड रीडिंग हुई, तो उसके बाद बी आर अम्बेडकर ने इसका पास करने का मोशन मूव कर दिया। और फिर पास कब हुआ ये, नवंबर 26 1949 में। और कितने वोट मिले इसको, 299 थे ना सारे, और उसमें से मिल गए 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन दैट डे एंड साइन था। जो 284 प्रेजेंट थे और 284 ने उसको साइन कर दिया उस दिन। और ये डेट मेंशन भी कहाँ है, हमारे प्रीएम्बल में। आप पढ़ोगे प्रीएम्बल का आगे चैप्टर आएगा, उस प्रीएम्बल में ये हमारी डेट यही मेंशन है कि इस डेट को ये पास हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड नवंबर 26 1941 कंटेन्स ए प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। The preamble was enacted after entire constitution was already enacted. Dr. B. R. Ambedkar, the then law minister, piloted the draft constitution in the assembly. He took a very prominent part in the deliberation. Dr. B. R. Ambedkar ने ये जो law minister थे, he was known for his logical and forceful and persuasive arguments on the floor assembly. और इसको क्या और क्या भी बोला जाता है, जो फेमस फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ब्रिलियंट राइटर था ये, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट था, अनडिस्प्यूटेड लीडर था शेड्यूल कास्ट के लिए, आर्किटेक्ट ऑफ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता था। यहाँ तो और क्या जाता है इसको, मॉडर्न मनु। किसको कहा जाता था ये, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव्स में, किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में, किसी पीएससी के एग्ज़ाम में, कि मॉडर्न मनु या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा, लेकिन मॉडर्न मनु किसको बोला जाता था। या हु आर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कौन था, ये भी पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट कब हुई थी। जैसे अब मैंने आपको बोला कि नवंबर 26 1947 में ये फोर्स आ चुके थे कुछ आर्टिकल्स, 5 6 7 8 9 60, ये कर पढ़ लेना। ये कब आए थे हमारे, नवंबर 26 1947 में। तो जो रिमेनिंग प्रोविज़न वो कब आए थे, जनवरी 26 1946, जिसको हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग द डे इज रेफर्ड एज द कमेंसमेंट ऑफ डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेसिफिक सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। ये क्यों सेलेक्ट किया स्पेसिफिक जनवरी 26 को ही क्यों सेलेक्ट किया, किसी और डेट को क्यों नहीं सेलेक्ट किया, बिकॉज इट वाज ऑन द डे ऑफ 1930 दैट पूर्णा स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ लोअर सेशन December 25। इस दिन क्या कौन सा डे बनाया जाता था, पूर्णा स्वराज, उसी वजह से ये डे चूज़ किया गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो इसका क्रिटिसिज्म भी होगा। अब क्रिटिसिज्म करने वाले ने क्या बोला कि कुछ पॉइंट्स है, ये मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली, कि ये जो बॉडी थी ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, कि लोगों ने इसको चूज़ नहीं किया, वोट देके नहीं, ये नॉमिनेटेड है, ये है कुछ इलेक्टेड है। फिर उन्होंने बोला ये नॉट ए सॉवरन बॉडी, के सॉवरन बॉडी नहीं है, ये जो इनके जो सेशंस चलते हैं ये ब्रिटिश की परमिशन पे लेते हैं, जो इनके प्रपोजल्स आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से आए थे। फिर और तीसरा ने बोला कि एक और क्रिटिसिज्म है कि बहुत टाइम लेके इनने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। फिर उन्होंने बोला कि ये जो है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस थी, क्योंकि 208 मेंबर्स आई थिंक कांग्रेस के थे इसमें। फिर उन्होंने बोला कि लॉयर पॉलिटिकल डोमिनेशन है इसमें। उन्होंने बोला कि इसमें मैक्सिमम लॉयर और पॉलिटिशियंस ही हैं। और नेक्स्ट लास्ट आ गया इसमें क्या था कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज मैक्सिमम डोमिनेटेड बाय हिंदूज़। और ये क्या है, हिंदूज़ से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डोमिनेट की गई है। ये कुछ क्रिटिसिज्म है, ये इतने इनको देख लेना एक बार, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इनको एक बार आप नज़र मार देना। इसके बाद हम लोग देखेंगे
कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये उनको भी एक एक हम लोग लाइन पढ़ लेते हैं। एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द फर्स्ट सिंबल सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पहला ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो। पहला जो इसका सिंबल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या था, एलिफेंट, ठीक है, सिंबल या सील हम बोल सकते हैं। और क्या हो गया, सर बी एन राव वाज अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र या लीगल एडवाइज़र भी हम लोग बोल सकते हैं किसका, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। एच वी आर अयंगर वाज द सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये अयंगर साहब हमारे क्या थे, सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। एस एन मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। प्रेम बिहारी नारायण राजिदा वाज द कैलीग्राफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ओरिजिनल वर्जन वाज ब्यूटीफुली एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बिहोर राम मनोहर सिन्हा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसने इसको कैलीग्राफी किया, किसने इसको डिज़ाइन किया, किसने डेकोरेट किया। तो ये इंडिपेंडेंस तो हो गया हुआ है, फिर भी आपको कल तो आज लेक्चर नहीं आया हुआ है, कल की जगह आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल साहिल ठाकुर जम्मू, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इसलिए है क्योंकि लेक्चर कल प्लान था, लेकिन ड्यू टू सम हेल्थ इशू ये लेक्चर नहीं आ पाया। साहिल सर और मेरी दोनों की हेल्थ थोड़ी डाउन चल रही है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए, और इसमें कोऑपरेटिव सेक्शन की वीडियोस भी हैं, उनको भी देखिए आप, और इन्वायरमेंटल सेक्शंस की भी। और अपकमिंग हम लोग स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे सिलेक्टेड फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्ट्रेटजीज़ के कैसे उन लोगों ने क्या क्या पढ़ के एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कोई पेड चैनल नहीं है, फ्री है, बस सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है इसकी कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो वीडियोज़ आती है उनको देखिए। कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, कोई आइडिया हो, तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हो, हमें नीचे कमेंट्स में वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्वेरी हो, आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।